नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आपके साथ मैं ललित प्रजापति, आनंद प्रजापति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ़िलिस्तीन को लेकर हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। अब सवाल ये आएगा कि फ़िलिस्तीन को लेकर आखिर क्यों आपको अपडेट रहना चाहिए। दरअसल दुनिया ने, तकनीक ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। कलम में यहाँ चलाऊँगा, कलेजा हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप का कट जाए। सो कुल जमा ये है कि फ़लस्तीन के साथ बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है और वो बहुत तेज़ी से बदलेगा। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबको प्रभावित करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसको हम बहुत आसान तरीके से समझ रहे हैं। सीधे शुरू करेंगे। सबसे पहला, लगातार देश जो है वो मान्यता दे रहे हैं फ़लस्तीन को बतौर देश के। इन सब के बीच अमेरिका का रुख क्या है? और ट्रंप ने एक भाषण भी दिया है जी। उस भाषण का तो पहले अमेरिका का रुख और फिर ट्रंप ने क्या कुछ कहा है इस भाषण में, क्योंकि उन पर सबकी निगाहें रही होंगी। बिल्कुल, देखिए दरअसल लगभग 150 यूएन में 193 देश में से लगभग 150 यानी 75% जो देश है वो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा है। फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रहा है, वोटिंग भी कर रहा है, साथ में फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश घोषित कर रहा है। तो इस सब को लेकर के लेकिन अब अमेरिका का जो रुख है वो है इजराइल की तरफ। तो आज जो दरअसल ट्रंप ने UNGC यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो था उसमें उन्होंने एक 15 मिनट का अपना भाषण दिया है। उस भाषण में ख़ास तौर पर इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, मतलब ज़्यादा करके इस पॉइंट को लोग नोट किए हैं गाजा वाले फ़िलिस्तीन वाले मामले पर। दरअसल उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने बोल दिया है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ ही खड़ा रहेगा। और दूसरा रहेगी बात, जो फ़िलिस्तीन को लोग मान्यताएं दे रहे हैं तो एक तरीके से मान्यताएं दे रहे हैं और अमेरिका का आलोचना कर रहे हैं, तो उससे वो सीधे सीधे बचते नजर आए हैं ट्रंप। और ट्रंप ने एक तो और ये बोल दे रहे हैं कि आप तो हमास को इनाम दे रहे हो। हाँ बिल्कुल, हाँ। ये इजराइल और अमेरिका दोनों का कहना है कि आप हमास को एक तरीके से इनाम दे रहे हो, पुरस्कृत कर रहे हो। लेकिन इस पर UN के जो चीफ हैं उनका बयान आया है और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि ये फ़िलिस्तीन का अधिकार है, फ़िलिस्तीन का कोई पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है, ये फ़िलिस्तीन का जो अधिकार है उसको ही देश मान्यता दे रही है। और आप अगर अभी हम लोग आगे चल के बात भी करेंगे कि फ़िलिस्तीन की क्या इतिहास रही है, क्या चुनाव होते थे नहीं होते थे, वो तो आगे बात करेंगे। एक और बात है कि अमेरिका ने ये तो साफ कर दिया वो इजराइल के साथ खड़ा है, बट फ़लस्तीनी अथॉरिटी को आप UN के इस पूरे प्रोसेस में ही भाग लेने से रोक दें, ये भी कुछ हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। इस भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी जो है वो UN में भाग ले नहीं पाएगा। और जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं महमूद अब्बास, उनको वीज़ा नहीं दिया है अमेरिका ने। तो जाहिर सी बात है कि जब वीज़ा नहीं मिलेगा तो वो अमेरिका UN नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो अब क्या करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मतलब महासभा में शामिल होंगे और अपनी बातें फ़िलिस्तीन के पक्ष में या फ़िलिस्तीन की बातें करेंगे, वहाँ पर रखेंगे। मतलब वो फिजिकली नहीं आएंगे लेकिन अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आएंगे। हाँ। अब हम इसके एक और पहलू पर आएंगे और वो बड़ा पहलू है फ्रांस। देखिए, नेताओं के भाषण से इतर जब अधिकृत तौर पर आप बोलते हैं, हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा ना, नेता बाहर कुछ और बोलते हैं लेकिन संसद में जो बोलते हैं वो बाकायदा एक रिकॉर्ड बन जाता है। फाइनली फ्रांस ने अधिकृत तौर पर ऐलान कर दिया कि हाँ वो फ़लस्तीन के साथ है। ये थोड़ा सा घटनाक्रम दरअसल क्या है, देखिए आपको भी पता है कि 5 वीटो पावर देश है, उसमें से एक तरीके से ये सुपर पावर जो देश है फ्रांस, उसने मतलब फ़िलिस्तीन को एक तरीके से राज्य का मान्यता तो दिया, मतलब एक देश का मान्यता तो दिया। उस पर जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी बहुत सारी इस पर अपनी फ़िलिस्तीन को लेकर के और हमास इजराइल युद्ध को लेकर के बातें कही है UN में। और एक तरीके से घोषणा भी कर दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में कि फ़िलिस्तीन एक अलग देश, मतलब एक आज़ाद देश बने। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि लगभग 1.5-2 साल से गाजा और इजराइल हमास का युद्ध जो जारी है उसमें कई बच्चे जो भूखे मर जा रहे हैं और कई इमारतें खंडहर हो चुकी है। तो UN में कहा है कि ये सब चीज़ें एक तरीके से ना प्रूफ के तौर पे रखा जा रहा है कि देखिए 1.5-2 साल से जो युद्ध चल रहा है उसमें किस तरीके से इजराइल मतलब नरसंहार कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल भी इससे बचने के लिए बहुत सारे अपने पक्ष रख रहे हैं कि भाई आप जो कर रहे हो, आप जो वोटिंग दे रहे हो। इजराइल का इसमें जो सबसे बड़ा जो पॉइंटर है जो अभी तक वो बार बार उछाल रहा है, मतलब बार बार इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है कि अगर आप फ़िलिस्तीन को
एक देश के तौर पर मान्यता देते हैं, आज़ाद देश बनता है अगर फ़िलिस्तीन, तो उसमें कहीं ना कहीं हमास मजबूत होगा, और हमास के साथ साथ ईरान मजबूत होगा। हमास कैसे मजबूत होगा? दरअसल हुआ क्या है कि हमास का आप देखेंगे तो वेस्ट बैंक से लेकर के लगभग फ़िलिस्तीन में हमास की बहुत पकड़ है। तो उसमें क्या है कि जब 2005 में भी जब चुनाव हुए थे, 2006 में, उसमें भी फ़िलिस्तीन में जब चुनाव हुए थे तो उसमें भी हमास जो है बहुमत से आया हुआ था। तो इन सभी को लेकर के इजराइल एकदम संकेत दे दिया, और नेतन्याहू जो है वो एक तरीके से धमकी भरे लहजे में अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पर, और स्पष्ट कर दिया जब फ्रांस का इस तरीके की घोषणा हुई कि फ़िलिस्तीन एक आज़ाद देश बने, उसके बाद जो नेतन्याहू हैं उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने जैसा एक तरफा कदम उठा सकते हैं नेतन्याहू, मतलब इजराइल उठा सकता है। और दूसरी संभावना ये भी है कि इजराइल जो है कि फ़िलिस्तीन के साथ साथ हमास को और कमज़ोर कर देगा। तो कहीं ना कहीं इधर पूरा यूएन जो है वो पूरी तरीके से इस फ़िलिस्तीन के समर्थन में है, जहाँ पर लगभग 150 देश पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन एक आज़ाद देश बने। वहीं इजराइल की जो ये धमकी भरी एक तरीके से नेतन्याहू अब धमकी के मूड में आ गई है। ऐसा पहले भी उन्होंने किया, जैसे कल ही हम एक हेडलाइन का जिक्र कर रहे थे, आप हमास के नेताओं की गोद में बैठ जाइए। नेतन्याहू का दरअसल ये तरीका ही है, अगर मोसाद उनको बता दे कि आनंद और ललित के बीच कोई मीटिंग चल रही है, हमास वाला कोई नीचे बैठा है, तो वो यहाँ एक बम फोड़ देंगे। ये उनका शुरुआत से एटीट्यूड दरअसल ऐसे ही रहा। अच्छा आनंद, अभी अपने जिक्र किया फ़लस्तीन चुनाव से जुड़ा हुआ, बिल्कुल, तो बड़े दिलचस्प हैं इनके चुनाव, और ऐसा भी नहीं है कि हम उसमें बिल्कुल सिरे से खारिज कर दें कि नहीं, जो हमास है उसकी भूमिका कितनी है, कितने परसेंटेज रहती है, और ये चुनाव भी बहुत इनका थोड़ा सा अगर हिस्ट्री आप बताएं। बिल्कुल, अभी हमने जिक्र किया है जिसमें ट्रंप ने जिसका वीज़ा रोक लिया था महमूद अब्बास का, वो दरअसल फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, और एक तरीके से उन्हीं के नेतृत्व में अभी फ़िलिस्तीन चल रहा है, क्योंकि लास्ट जो चुनाव हुए थे वो 2006 में हुए थे, और जब ये अध्यक्ष बने थे महमूद अब्बास इन्होंने, तो इनका जो चुनाव हुआ था 2005 में हुआ था चुनाव। इसमें एक तरीके से सत्ता में आ गए थे मोहम्मद अब्बास, और इसके बाद से जब 2006 में चुनाव होता है, और उस चुनाव में एक तरीके से हमास जो है वो बहुमत में आता है। बहुमत में कैसे आता है? दरअसल वहाँ पर लगभग 132 सीट जो है, 132 सीट में से 74 सीट 74 सीट जो हमास जीत कर एक तरीके से पकड़ बना लिया था फ़िलिस्तीन में कि अब हमास का ही यहाँ पर सरकार बनेगी। लेकिन मोहम्मद अब्बास जो है वो उनका 2009 तक जो अवधि रहती है वो 2009 में कार्यकाल तक, 2009 के बाद से फिर अभी मतलब 2000 अगर आप 6 से देखेंगे तो अब तक कोई भी वहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन अब जो बैठक हुई है, बैठक जो मुस्लिम देशों की बैठक हुई थी, जो अरब देशों की बैठक हुई थी, उसमें इस मुद्दे को लेकर के बहुत मतलब गंभीरतापूर्वक बातचीत की गई है, जिसमें ये भी तय किया गया है कि अब चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कब होना चाहिए, क्या महमूद अब्बास जो हैं वो अभी नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या ये फिर से आगे ही नियंत्रित चलते रहे या फिर चुनाव होगा, ऐसा करके। तो जो बात हुई थी 2005 मार्च 2025 में भी बात हुई इसको लेकर के, जुलाई में भी बात हुई 2025 में, सितंबर 2025 में भी इस चुनाव को लेकर के बात हुई। युद्ध विराम जिस समय हम लोग गाजा और हमास का युद्ध विराम भी हुआ था, उस समय भी ये बातचीत हो रही थी कि चुनाव होना चाहिए फ़िलिस्तीन में। लेकिन अब इसमें जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बात यह है कि इसमें जो अरब लीग शिखर सम्मेलन जो था, उसमें ये महत्वपूर्ण घोषणाएं जो की गई है कि 2026 के अगले जो वर्ष है 2026 के शुरुआत में या फिर बीच में चुनाव होने की तैयारी जो है कि अरब देशों ने एक मतलब टाइमलाइन दे दिया है कि इस बीच के दरमियान चुनाव हो सकते हैं। लेकिन जब तक अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो 2026, अगर युद्ध जारी रहता है तब इसका निर्णय कुछ आगे चल के और भी फैसले बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये तो इस युद्ध की टाइमलाइन हो गई। जब हम हमास का जिक्र करते हैं तो हमास वर्सेस फतह का भी कहीं कहीं एक पढ़ने को मिलता है। ये क्या मामला है हमास बनाम फतह का? देखिए, वही पूरी मामला है जैसे कि अगर 2005 के पहले अगर देखें तो फ़िलिस्तीन एक तरीके से
हालांकि इजराइल इसको आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन वहाँ पर हमास जिस तरीके से काम कर रहा है फ़िलिस्तीन में, उनका कहना है कि इजराइल जो है वो हमास को फ़िलिस्तीन को ख़त्म करना चाहता है, ऐसा आरोप है। तो फ़िलिस्तीन एक तरीके से वो सेवा भाव में आकर के काम कर रहा है, हमास का ऐसा कहना है। तो वो क्या कर रहा है कि उसी को लेकर के, जैसे होता है ना कि जब आप कोई भी नेता अगर उतरता है तो वो क्या बात करता है, जनता का बात करता है, जनता के हितों के बारे में बात करता है, जनता के एक तरीके से भविष्य की बात करता है कि आने वाले भविष्य में कैसा फ़िलिस्तीन हो। तो बहुत सारी चीज़ों पर इस तरीके से फोकस कर करके हमास ने एक पकड़ बनाया फ़िलिस्तीन में। और अब 2006 में अगर देखेंगे तो वही जो बात हम आपको कर रहे थे, फतेह वाली बात, 74 सीट जो जीता था हमास ने, उसको ही लेकर के ये जो तनाव बढ़ा, अगर 2006 से देखें तो जब बहुमत में आया उसके बाद से जो तनाव बढ़ा, आज आपको नतीजा देखने को मिल रहा है कि आज इजराइल लगातार हमला लगातार गाजा पर कर रहा है और एक तरीके से पकड़ भी बना रहा है। और इजराइल का तो ये भी कहना है कि अगर इसी तरीके से यूएन में फिलिस्तीन के समर्थन में होता रहा तो इजराइल कोई बड़ा कदम उठा सकता है। अब इजराइल का चूंकि आपने जिक्र कर दिया है कि इतिहास और भी बता दें, इजराइल को अक्सर ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ उसके दुश्मन मौजूद हैं, लेकिन आपने जो पूरा मैं आपको वो कमेंट बताऊंगा जो मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने जो जिक्र किया है ये तय है कि हमास की फ़िलिस्तीन में स्वीकार्यता लंबी चौड़ी और तगड़ी है। जो परसेंटेज आप बता रहे हैं उस हिसाब से ये तय है कि उसकी स्वीकार्यता बिल्कुल अगर चुनाव होता है 2026 में तो कहीं ना कहीं हमास एक तरीके से पकड़ बना करके अपनी सत्ता काबिज कर सकता है, सत्ता में आ सकता है। और इससे क्या होगा, इजराइल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसको मानते हैं कि ईरान का प्रॉक्सी है हमास, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ईरान की सरकार वहाँ पे बन सकती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो नेतन्याहू जब भी डाउट जताते हैं, यही नेतन्याहू थे, इन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री यूएन में जाकर ये डाउट जताया था कि इराक के पास तो बहुत खतरनाक हथियार हैं, फिर हमला होता है, पूरा घटनाक्रम बदलता है। वो खतरनाक हथियार आज तक ना तो अमेरिका खोज पाया और ना तो खुद नेतन्याहू खोज पाए हैं। ये और बात है कि तब वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, अब वो खुद एक मुल्क के अगुआ हैं, अब तो और ज़्यादा स्वतंत्रता है उनके पास। जब भी उनके करप्शन के केस खुलने वाले होते हैं वो एक नए मोर्चे पे युद्ध शुरू कर देते हैं। अब देखिए इस बीच अब एक और खबर आ रहा है। दरअसल क्या हो रहा है कि जैसे फिलिस्तीन को एक राज्य के स्वतंत्र राज्य के तौर पे मान्यता जो दे रहे हैं देश, यूरोपीय देश, उसमें ब्रिटेन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खबर आ रहा है। दरअसल क्या हुआ है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर, उन्होंने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता तो दे दी है, लेकिन अब फिलिस्तीन उल्टा ही उनके ऊपर चढ़ रहा है। मतलब ब्रिटेन पर एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि भारी मुआवजे की मांग कर दी है। दरअसल ये हुआ क्या है कि सिर्फ मुआवजा बल्कि वो तो कोई इतिहास का वो भी लेकर आ गए, रूल्स भी लेकर आ गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ब्रिटिश मैंडेट कॉल एक है 1917 से 1948 के बीच में, तो ये एक तरीके से दावा महमूद अब्बास ने ठोका है। बोला है उनका कि ये जो नुकसान हुए हैं फ़िलिस्तीन की, इसमें ब्रिटेन जो था उसमें भारी नुकसान करके गया है, तो इसका मुआवजा ब्रिटेन को देना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो इस पूरे विशेषज्ञों को इस मामले को लेकर के देखें तो विशेषज्ञों ने इस मुआवजे का अगर राशि निकाला है तो लगभग 2 लाख करोड़ डॉलर, यानी कि अगर रुपए में अगर हम लोग इसको तब्दील करें तो 2.65 लाख करोड़ रुपए। तो ये बहुत भारी रकम है। भारी क्या है, ये ब्रिटेन की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है। बिल्कुल। तो लेकिन मैं इसी पॉइंट्स पे थोड़ा और चाह रहा था कि दर्शकों को आप बताएं कि एक ऐसा दौर जबकि जो अब्बास हैं, मतलब होता है कभी कभी कि हम लीग से चलते चलते ट्रेन डिरेल हो जाती है। अब जबकि आपको सुपर पावर्स का या बड़ी इकॉनमीज का सपोर्ट चाहिए, बड़े लोगों का सपोर्ट चाहिए, फिर आप अचानक से एक ऐसी बात, ये थोड़ा अप्रत्याशित लगता है कि जब लोग आपका समर्थन कर रहे हैं और वो भी इतने बड़ी कंट्रीज आपका समर्थन कर रही हैं, बड़े पावर्स हैं, पावर सेंटर हैं ये लोग, और आप वहाँ पर एक पुराने अगर इसको ले आएँ, रूल्स को ले आएँ, तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्थिति को कमज़ोर करेगा और बहुत बेतुका और हास्यास्पद लगता है। बिल्कुल। अब देखिए, लेकिन ये तो गलती, अब जो भी आप इसको बोल लीजिए, ये तो अब्बास महमूद का फैसला है, फिलिस्तीन का फैसला है, लेकिन ट्रंप जो यहाँ पर चाल चल रहे हैं ना, इससे और कमज़ोर होगा फिलिस्तीन। दरअसल क्या हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले क्या था कि बैठक हुई थी दोहा में, कतर में, अरब देशों की। अब अरब देशों के, मुस्लिम देशों की जो बैठक हुई थी, अब क्या हो रहा है कि ट्रंप भी इस मतलब बैठक में 8 मुस्लिम देशों को बुलाए थे, जिसमें बैठक वैसा है कि उधर यूएन में अपनी प्रोसेस चल रही है और ट्रंप अपनी बैठक। बिल्कुल, यूएन के भाषण के पहले ही ये बैठक कर चुके हैं ट्रंप, और इस बैठक में
यूएई, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये देश सभी शामिल थे। ये 8 देश से ट्रंप ने बैठक की है और बाकायदा इसी मसले को लेकर के बात किया है कि गाजा, फिलिस्तीन, हमास, इजराइल, टोटल इस पर बात हुई है। और आप भी जान रहे हैं कि अरब देश संबंधित कितने जो देश हैं वो फिलिस्तीन को ऑलरेडी मान्यता एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दे चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या इससे ऐसा, देखिए इस बैठक से जुड़ा मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या इसे ऐसे देखा जा सकता है कि जब 50 देश आए, ताज़ा कतर पर हमला हुआ था, एग्रेशन ज़्यादा था, गुस्सा ज़्यादा था, नाराज़गी ज़्यादा थी, लेकिन अब आप 8 देशों के साथ चर्चा कर ले रहे हैं, तो एक तरह से क्या अमेरिका वाली पॉलिसी पे है कि सबसे पहले तो फूट डाल दी जाए, क्योंकि ऑब्वियसली सबके व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। दरअसल देखिए, आप अगर अमेरिका और इजराइल दोनों का अगर आप दाव अगर देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिसी चल रहे हैं, किस नीति से वो चल रहे हैं, इधर इजराइल नेतन्याहू जो है लगातार धमकी दे रहे हैं और उधर ट्रंप क्या है बैलेंस बना रहे हैं। बैलेंस क्यों बना रहे हैं? और ट्रंप को भी पता है जो देशों से उन्होंने बैठक किया उस 8 देशों में यूएई, सऊदी अरब, कतर हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक तरीके से वो सेंटर है, अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को वहीं से मॉनिटर करता है कतर से, बिजनेस पार्टनर है अब तो। और कतर में ही ये बैठक हुई थी, तो कतर भी इस बैठक में शामिल हुआ था, ट्रंप के बैठक में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में कुछ और फिलिस्तीन से संबंधित तस्वीर और कुछ देखने को मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाला जो 2026 है फिलिस्तीन में नए तरीके से चुनाव हो, और ऑलरेडी 150 देश जो है वो मान्यता फिलिस्तीन को दे चुके हैं। तो यही रहेगा। कई सारे सवाल अब जो इसके बाद खड़े हो रहे हैं कि चुनी हुई सरकार हम पैलेस्टीन यानी फ़लस्तीन में देख पाते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप अपना जादू चला पाते हैं, या वो तरीका कि इजराइल को कह दिया जाओ जाके थप्पड़ मारो, फिर धीरे से अमेरिका जाके गाल सहला देता है कि बाबू लगी तो नहीं, ये वाली स्टाइल में काम चल रहा है। लेकिन जो भी पहलू होगा उसी तरह आसान तरीके से जियो पॉलिटिक्स को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। फिलहाल दोनों को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।